सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, जिसके पास ना पैसे थे ना कोई पहचान, लेकिन वही बच्चा एक दिन बना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री। आखिर कैसे एक चाय बेचने वाला लड़का इतिहास लिख गया? यह सच्ची कहानी आपको हैरान कर देगी। हाँ दोस्तों, उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे बड़नगर में हुआ था। माता पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। आर्थिक स्थिति उनका परिवार एक मध्य वर्गीय और साधारण पृष्ठभूमि से था। वे 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। बचपन में वे अपने माता पिता की मदद करने के लिए बड़नगर रेलवे स्टेशन पर स्थित उनकी चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। रेलवे स्टेशन पर विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने और काम करने से इसी अनुभव ने उनमें लोगों से जुड़ने की कला और कठिन परिश्रम की नींव रखी। आज भी बड़नगर रेलवे स्टेशन पर वह स्थान जहां मोदी जी चाय बेचते थे, उनके संघर्षमय जीवन के प्रतीक के रूप में मौजूद है। दोस्तों, मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा बड़नगर के एक स्थानीय स्कूल से पूरी की। वे एक औसत छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटकों में उनकी गहरी रुचि थी। बचपन में वे नाटकों में लार्जर देन लाइफ किरदार निभाना पसंद करते थे, जिसने उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व के गुण और आत्मविश्वास भरा। मोदी जी मात्र 8 साल की उम्र में वे आरएसएस की स्थानीय शाखाओं में जाने लगे थे, जहां से उनमें राष्ट्र सेवा और अनुशासन का भाव पैदा हुआ था। और फिर उन्होंने 17 साल की उम्र में उन्होंने संसार और स्वयं को बेहतर समझने के लिए घर छोड़ दिया। उन्होंने अगले 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। वे हिमालय गए और वहां साधु संतों और आश्रमों में समय बिताया। यह समय उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति और वैचारिक स्पष्टता लेकर आया। अपनी यात्रा के दौरान वे स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कई आश्रमों में भी रुके, जिनके विचारों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें एक साधारण बालक से एक दृढ़ निश्चयी और दूरदर्शी नेता के रूप में ढलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का आरएसएस के साथ जुड़ाव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके सार्वजनिक जीवन की दिशा तय की। मोदी जी बचपन में ही आरएसएस की स्थानीय शाखाओं में जाने लगे थे, लेकिन 1971 में वे औपचारिक रूप से इसके पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और संघ में रहते हुए उन्होंने कड़ा अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि का भाव आत्मसात किया। एक प्रचारक के रूप में उन्होंने पूरे गुजरात की यात्रा की और जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करना सीखा। इसी कौशल के कारण उन्हें 1987 में भाजपा में शामिल किया गया। 1975 आपातकाल के दौरान उन्होंने गुप्त रूप से आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों, जिससे उनके नेतृत्व की क्षमता और अधिक निखर कर सामने आई। लोगों के संघ के इन्हीं संस्कारों और अनुभवों ने
उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और जनता से सीधे जुड़ने वाले नेता के रूप में तैयार किया दोस्तों। और फिर नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी में प्रवेश उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां उन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल को राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1987 में मोदी जी को आरएसएस से भाजपा में भेजा गया। यहाँ उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से संगठन को मजबूत करने का काम शुरू किया और वे जल्द ही अपनी सटीक रणनीति और चुनावी प्रबंधन के लिए पहचाने जाने लगे। 1990 के दशक में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें 1905 में भाजपा का राष्ट्रीय सचिव और फिर 1998 में राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया गया, जिससे पार्टी में उनका कद काफ़ी बढ़ गया। इन वर्षों में उन्होंने न केवल चुनाव जीतने की कला सीखी, बल्कि दिल्ली के गलियारों में संगठन को चलाने का गहरा अनुभव भी प्राप्त किया। और फिर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना नरेंद्र मोदी जी के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। उनके मुख्यमंत्री काल की कुछ प्रमुख उपलब्धियां और विशेषताएं मैं आपको बताती हूं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय गुजरात 2001 के विनाशकारी भूकंप के झटकों से उबर रहा था। उन्होंने सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया। ज्योति ग्राम योजना के तहत उन्होंने 2006 तक गुजरात के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया। राज्य में निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत की, जिसने गुजरात को एक औद्योगिक हब बना दिया था दोस्तों। उन्होंने तकनीक के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वागत स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्राइवेंस बाय एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके कार्यकाल में गुजरात ने आर्थिक विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के मामले में देश में एक मॉडल के रूप में पहचान बनाई। गुजरात में उनके इस 13 साल के कार्यकाल ने उनके लिए दिल्ली का रास्ता साफ किया और आखिर 2014 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने दोस्तों। 2014 और 2019 के आम चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने एक नया अध्याय लिखा। नरेंद्र मोदी जी ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर देश भर में व्यापक चुनाव प्रचार किया। उनके अच्छे दिन आएंगे के नारे ने जनता के बीच नई उम्मीद जगाई। 2014 परिणामों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दोस्तों, यह दशकों बाद था जब किसी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला हो। सन 2019 की दोबारा जीत 2014 के कार्यों और सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर भरोसा जताते हुए 2019 में जनता ने उन्हें
पहले से भी बड़ी जीत 303 सीटें दी। दोस्तों, इस कार्यकाल में मोदी जी ने अनुच्छेद 370 का हटना, राम मंदिर का निर्माण शुरू होना और डिजिटल इंडिया जैसे कई बड़े और कड़े फैसले लिए। उनकी इस यात्रा ने उन्हें न केवल भारत का एक शक्तिशाली नेता बनाया, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की स्थिति को और मजबूत किया। आखिरकार 2014 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कई साहसिक और दूरगामी निर्णय लिए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीक और सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव किए। दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए इस मिशन ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बना दिया। इसका मुख्य लक्ष्य था भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना था। दोस्तों, फिर डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुए इस कार्यक्रम ने भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। यूपीआई जैसी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रणालियों ने लेन देन को पारदर्शी और सुलभ बनाया है। मेक इन इंडिया भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से इसे मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में 2026 के बजट में इस विजन को और मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 और MSMEs के लिए अतिरिक्त फंड के प्रस्ताव दिए गए। आर्थिक सुधार, जीएसटी और नोटबंदी 2016 में काले धन पर लगाम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की गई। इसके बाद 2017 में जीएसटी लागू कर एक देश एक टैक्स की व्यवस्था बनाई गई, जिससे व्यापार करना आसान हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोदी जी का लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है। वर्तमान में उनके कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं: आत्मनिर्भरता, उर्वरकों के घरेलू उत्पादन, स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म और दवाओं के अनुसंधान में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। तकनीक और एआई फरवरी 2026 में भारत ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी की, जो भारत को वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसानों का कल्याण मार्च 2026 में पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी की गई, जिससे करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिले। इन सभी निर्णयों के पीछे प्रधानमंत्री का एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों, भारत को आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। दोस्तों, मोदी जी के संघर्ष भरे जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गरीबी आपको रोक नहीं सकती, मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। बड़ा सपना देखना जरूरी है। जमीन से जुड़ा इंसान ही बड़ा नेता बनता है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।